अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं आपको ओवरव्यू देने लगी हूँ हमारे पास जो वाइटामिन्स वाला चैप्टर है उसका। ठीक है, सबसे पहली बात, वाइटामिन्स क्या है? आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बॉडी में सिंथेसाइज एडिकेट अमाउंट में नहीं होते। ठीक है, जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डेफिनेटली हम इनको सप्लीमेंट्स के फॉर्म में जो है वो लेते हैं। अगर मैं बात करूँ वाइटामिन्स की, तो जनरली वी क्लासीफाई देम इनटू वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल की बात करूँ तो इसमें हमारे पास इसकी दो टाइप्स आती हैं, नॉन बी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और बी कॉम्प्लेक्सेस। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक वाइटामिन आता है, दैट इज विटामिन सी। ठीक है, या जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में बात करूँ तो इसमें आपके पास जो है विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, ये सब जो है वो आते हैं। ये जैसे कि इधर जो है वो सारे मेंशन भी हैं। विटामिन बी 9, बी 12, फॉलिक एसिड को विटामिन बी 9 कहते हैं, विटामिन बी 12 और इसी तरह पायरोडॉक्सिन। तो ये एनर्जी रिलीजिंग आपके पास जो है वो विटामिन है, ये हेमेटोपोइटिक हैं, जो आपके पास जो है वो ब्लड की आरबीसीज वगैरह की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये इनका जो है वो अदर रोल होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आपके पास जो है वो आ जाते हैं विटामिन A, D, K और E। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 आते हैं। इनके जो है वो अच्छे से याद करना है कि इसमें जो है थायमिन का नाम विटामिन बी 1 है, ये इनके दो दो नाम है मतलब के। तो ये और किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो इसका मतलब है ये है कि ये यूरिन के थ्रू जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अगर फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो इसका ये मतलब है कि ये यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होते, ये आपके पास जो है जाके स्टोर हो जाते हैं आपके एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह में, या फिर आपके पास जो है आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं। और ये जब ट्रैवल करते हैं वो किसकी जो है बदौलत करते हैं, आपके पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं डिफरेंट काइलोमाइक्रॉन्स। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर एल्ब्यूमिन है, तो आपके पास जो है लिपिड्स या आपके पास उनका जो है ना ट्रांसपोर्टर काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं। तो ये आपके पास जो है फैट्स और विटामिन की वही बात है कि ये आपके पास जो है फैट्स के साथ जो है वो डाइट पे एब्जॉर्ब वगैरह होते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसके हो गया जनरल सा ओवरव्यू। इसके बाद आ जाते हैं कि आपके पास जो है विटामिन बी 9 या फिर फॉलिक एसिड क्या है। ठीक है, फॉलिक एसिड की बात करें तो सबसे पहली बात ये कि आपके पास जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी देखी जाती है ना, वो फॉलिक एसिड की देखी जाती है। ठीक है, और आपको पता भी है कि जो है एनीमिया बहुत ही कॉमन है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें आपके पास हम हर विटामिन की जो है वो एक्टिव फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, फॉलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो फॉलिक एसिड में आपके पास इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या है, आपके पास टेट्राहाइड्रोफोलेट इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं जनरली बात करूँ, मेरे पास जो है ये वर्जन ओल्ड है, तो आपके पास न्यू वर्जन है, उसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो मेंशन्ड है कि आपके पास किस तरह सिंथेसिस होती है कि ये आपके पास जो है फॉलिक एसिड आप डाइट के थ्रू, ये वाली जो डायग्राम है ना, ये मेरे पास चेंज है और आपके पास शायद चेंज हो। इसको मैं एक्सप्लेन वैसे कर देती हूँ कि फॉलिक एसिड जो है आप डाइट के थ्रू जो लेते हैं, ठीक है, आप लेट्स सपोज आपके पास जो सोर्सेज हैं स्पेनिश वगैरह हो गया, आप उसके थ्रू जो लेते हैं वो आपके जो है वो बॉडी में एंटर होता है, और वहाँ पर जो है वो एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH वो क्या करवा देता है, उसको कन्वर्ट करवा देता है इनटू डाईहाइड्रोफोलेट में, फॉलिक एसिड को कन्वर्ट करवा देता है डाईहाइड्रोफोलेट में, इसकी रिडक्शन हुई है। ठीक है, NADPH आपके पास चीज़ों को रिड्यूस करता है, तो ये आपके पास होकर डाईहाइड्रोफोलेट बना देता है। फिर जो है वो जो डाईहाइड्रोफोलेट है वो आगे से उसकी फिर जो है उस पर NADPH को एंजाइम एक्ट करता है, और साथ में एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक्ट करता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, अब ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये मैंने बताया कि ये इसकी जो है वो एक्टिव फॉर्म है। तो अब ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट जो फिर बन जाता है ये, ठीक है, ये पीछे जो है इधर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताया हुआ है, मैंने आपको सिंपल बताया है। ठीक है, ये अपनी बुक्स में देखिएगा, उस उधर भी सिंपल ही है।
ये फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये इन्वॉल्व होता है किसमें, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में, प्यूरिन की सिंथेसिस में, जो कि आपके पास जो है न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, ठीक है, और ये थायमिडीन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस में, टीएमपी, जैसे एएमपी वगैरह होते हैं इस तरह थायमिडीन मोनोफॉस्फेट है, ये भी आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन करता है ना डीएनए सिंथेसिस वगैरह में, तो ये इसकी जो है वो सिंथेसिस हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है। एनीमिया की अगर सिंपल बात करें तो एनीमिया में क्या होता है कि आपके पास जो है हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो है वो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो आरबीसीज की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, एनीमिया में। न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात करें तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से न्यूट्रिशनल एनीमिया, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो आपके पास होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया। अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल एनीमिया की तो हम इसको जो है वो 3 चीज़ों में जो है वो क्लासिफाई करते हैं, दैट इज़ माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक में क्या होता है कि ये जो एमसीवी है, ठीक है, अब ये एमसीवी क्या है आपके पास, ये आप हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास साइज़ होता है आरबीसीज का, ठीक है, इसको मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कहते हैं, साइज़ ऑफ आरबीसीज। अगर जो साइज़ है आरबीसीज का वो 80 से लेस है तो आपके पास माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। अगर जो आरबीसीज का साइज़ है एमसीवी जो है वो अगर 80 to 100 के दरमियान है तो वो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है, और अगर एमसीवी जो है वो मोर देन 100 होता है तो वो आपके पास मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। तो इनको इसके साइजेस के बेस के आरबीसी के जो साइज़ होता है ना उसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि ये क्या है, माइक्रो, मैक्रो या नॉर्मो, ठीक है। अब अगर इधर मैं वही बात करूं तो यहाँ पर आपके पास जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो क्यों होता है, डेफिशिएंसी इन आयरन, डेफिशिएंसी इन कॉपर और डेफिशिएंसी इन पायरिडॉक्सिन की वजह से। नॉर्मोसाइटिक की बात करूँ तो वो क्यों होता है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। प्रोटीन अगर जो है वो एडिकेट अमाउंट में आप नहीं ले रहे तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है। और मैक्रोसाइटिक की बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 जिसको हम कोबालामिन भी कहते हैं, और डेफिशिएंसी इन फॉलेट दैट इज़ ये विटामिन B9 या फॉलिक एसिड जिसको कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। ये आपके पास इसकी डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है अगर हम बात करें इससे तो आपके पास ये फॉलेट की वजह से जो डेफिशिएंसी की वजह से आपके पास एनीमिया होता है, ये आपके पास जो है, एक मिनट, अब आपके पास क्या होता है कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, मेगैलोप्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगैलोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं वो प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ठीक है। हमने पहले ही बात की है कि ये जो फॉलिक एसिड है वो किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो डेफिनेटली आरबीसीज आपके पास डीएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं ना न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। अगर वही जो है फॉलिक एसिड ही नहीं लेंगे आप प्रॉपरली तो आरबीसीज वगैरह की सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो दिखने में बड़े बड़े लगेंगे। ये देखें जैसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ये इमेच्योर हैं। तो ये इधर ये बात जो है वो सारी मेंशन भी है कि आपके पास जो है अ प्राइमरी रिजल्ट ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज्ड बाय डैमेज्ड सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड टीएमपी। वही बात ये प्यूरिन्स और टीएमपी की सिंथेसिस करवाता है फॉलिक एसिड, अगर यही नहीं बनेगा तो आपके पास जो है वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होगा, विच लेड्स टू एन इनएबिलिटी ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल प्रिकर्सर टू मेक डीएनए एंड देयरफॉर दे कैन नॉट डिवाइड प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो सकेंगे, डिवाइड होंगे तो उनका जो साइज रिड्यूस होगा, इस तरह तो वो बड़े बड़े ही रह जाएंगे, तो इस वजह से ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। सेकेंडली फॉलेट की डेफिशिएंसी से आपके पास जो है वो आपके पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या है, स्पाइना बाइफिडा आ जाता है, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा आ जाता है और एनेंसेफेली आ जाती है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है कि आपके पास जो है प्रॉपरली जो है जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जब फीटस में इनिशियली जब फीटस होता है उसमें जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती है जो स्पाइना बाइफिडा में। और एनेंसेफेली की बात करूँ तो इसमें जो ब्रेन है वो प्रॉपर जो है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसी वजह से कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको जो है उनके लिए जो फॉलिक एसिड के इनटेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो फीटस भी रिक्वायर करता है, ठीक है। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो फिर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर देखी जाए तो आपके पास जो फॉलिक एसिड की वजह से डेफिशिएंसी होती है ना वो मेजरली जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन में ही देखी गई है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर जो है ये आपके पास चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी इसमें आप लोगों ने जो है इसकी ये अमाउंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से करनी है कि जैसे वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको 0.4 मिलीग्राम पर डे जो है फॉलिक एसिड जो है वो इनटेक करना चाहिए, ठीक है।
इससे ज़्यादा, और इसी तरह इन्होंने ये बाकी भी बताएंगे, तो ये वैल्यूज़ आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अच्छा, विटामिन B12 की अगर अब हम बात करें तो विटामिन B12 आपके पास जो है डेफिशिएंसी इसकी ना फॉलिक एसिड के साथ, मतलब विटामिन B12 और विटामिन B9 को हमने पहले भी देखा हीमेटोपोइटिक कह रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन B12 आपके पास जो है वो दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को जो है वो कैटलाइज करवाता है। वो मैंने पहले ही बताया कि जो विटामिन है ना, ये आपके पास को एंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं ना, ठीक है। ये को एंजाइम्स भी होते हैं कि जिनके बगैर फिर जो है आपके पास जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। इसी तरह को फैक्टर्स होते हैं, को फैक्टर्स की बात करें तो उसमें मेटल आइंस आ जाते हैं, को एंजाइम्स की बात करें तो उसमें विटामिन आ जाते हैं सारे। अच्छा, इसमें क्या है कि एक तो ये कौन सा रिएक्शन कैटलाइज करवाता है कि होमोसिस्टीन को जो है वो कन्वर्ट करवाता है इनटू मिथियोनिन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मिथियोनिन सिंथेज। मिथियोनिन बन रहा है, इस वजह से मिथियोनिन सिंथेज इन्वॉल्व है, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? विटामिन B12 की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर और एक और क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पर N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। तो इसका मतलब है टेट्राहाइड्रोफोलेट रिलीज हो रहा है, और जो N5 मिथाइल है वो जो है होमोसिस्टीन में एंटर होता है तो वो मिथियोनिन बना देता है, ठीक है। आप सिंपल इस बात को इस तरह भी कर सकते हो कि होमोसिस्टीन में जब मिथाइल ग्रुप N5 मिथाइल ऐड होता है तो वो उसको मिथियोनिन में कन्वर्ट करवा देता है। एक ये रिएक्शन कैटलाइज करवाता है। दूसरा आपके पास जो है क्या होता है, दूसरा जो रिएक्शन कैटलाइज करवाता है मिथाइल मेलोनाइल को ए को कन्वर्ट करवाता है इनटू सक्सिनाइल को ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेज, ठीक है। अब ये और ये भी आपके पास जो है विटामिन B12 को एंजाइम यहाँ पे एक्ट होता है। अच्छा, ये एंजाइम है और ये को एंजाइम है, ये इसको डिफरेंस इसका रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, ये मिथाइल मेलोनाइल को ए कहाँ से होता है? जब आपकी बॉडी में जो है वो फैटी एसिड्स, आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म होती है, तो जो ऑड नंबर वाले होते हैं ना फैटी एसिड्स, वो जो है वहाँ से आपके पास मिथाइल मेलोनाइल कोए आता है बॉडी में, और उसको फिर जो है वो कन्वर्ट करवाता है इनटू सक्सिनाइल कोए। और ये जो दोनों रिएक्शंस हैं आपके पास, ये विटामिन B12 की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। ये आपने ये कोएंजाइम यहाँ पर एक्ट करना है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की विटामिन B12 के, तो यहाँ पर ये देखें आप कि विटामिन B12 जो है ये आपके पास जो है कैसे मिलता जुलता है, किससे? आपके पास ये जो है पोरफायरिन जो रिंग है ना उससे। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोरीन रिंग सिस्टम इसको हम कहते हैं, इस पूरे को हम कोरीन रिंग सिस्टम कहते हैं। दरमियान में कोबाल्ट होता है, ठीक है, ठीक है। ये दरमियान में कोबाल्ट है जो कि कनेक्टेड है 4 पायरोल रिंग से। ये जो येलो वाले हैं ये पायरोल रिंग्स हैं, ठीक है, और पायरोल रिंग के ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ठीक है। दरमियान में कोबाल्ट है, और क्या है आपके पास? दरमियान में कोबाल्ट है और ये पायरोल रिंग के नाइट्रोजन से कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें क्या है कि अगर आप जो है इसकी ये दो साइड्स देखें, ये और ये, तो ये कनेक्टेड है, ब्रिज है, मिथाइल ग्रुप दरमियान में जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है। मिथीन ब्रिज इसको कह रहे हैं कि ये वाले जो आपस में कनेक्टेड हैं ये मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड हैं, और आपस में जो ये कनेक्टेड हैं ये देखो ये भी मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड हैं, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये दो जो साइड्स हैं ये मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर हम ये वाली दो साइड्स देखें तो ये डायरेक्ट ही कनेक्टेड हैं। ये देखो यहाँ पर तो ये जो थे ये मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है, लेकिन ये जो है ये यहाँ पर कोई मिथीन ब्रिज नहीं है, ये जो है ये देखें ये डायरेक्ट ही कनेक्ट हुआ है, ये यहाँ पे कोई मिथीन ब्रिज नहीं है, मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये इसका डिफरेंस है। दूसरी बात ये कि इसकी जो है एक तरफ कोबाल्ट के इस तरफ, अगर मैं इस तरह बताऊं, ये तो हमने बात कर ली ये इनको जो है पायरोल रिंग्स की। अब कोबाल्ट के इस तरफ जो है वो डायमिथाइल बेंजीमिडाजोल होता है, और कोबाल्ट के जो ऊपर है वो जो है चेंज होता है, मतलब कि वहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो वो मिथाइल कोबालामिन बना देता है, अगर वहाँ पर सायानाइड अटैच हो जाए तो वो सायानो कोबालामिन बना देता है, और अगर वहाँ पर आपके पास 5-डीऑक्सीडीनोसाइल कोबालामिन बना अटैच हो जाए तो वो 5-एडीनोसाइल कोबालामिन जो है वो बना देता है उसको, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सिर्फ आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो एंड है ना आपके पास, ये वाला जो एंड ये जो है वो चेंज होता है, मतलब चेंज हो सकता है कि यहाँ पे मिथाइल साइनाइड या कुछ और अटैच हो सकता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। जो मैंने जैसे आपको समझाया वैसे इसको आप बाकी आप पढ़ोगे भी तो उसको जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये इसकी जो है वो थ्योरी है, ये आप अच्छे से जो है इसको यहाँ से देख लीजिएगा।
बाकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कोबालामिन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं विटामिन B12 को। मोर ओवर जो है ये आपके पास बैक्टीरियल फ्लोरा जो है आपके पास वहाँ प्रेजेंट होता है, यही आपके गट वगैरह में जैसे प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट से आपको नहीं मिलता। बाकी इसके जो सोर्सेज हैं वो लिवर, होल मिल्क, ऑयस्टर्स, फिश, श्रिम्प, पोर्क, हर विटामिन के अच्छे से करने हैं सोर्सेज भी, और साथ में आप लोगों ने इसकी बाकी चीज़ें भी जो है वो अच्छे से जो है वो करनी है, सोर्सेज अच्छे से याद रखने और इनकी वैल्यूज़ वगैरह। अच्छा, फॉलेट ट्रैप हाइपोथेसिस जो है इसकी जो है वो मैं वीडियो अलग से जो है वो शेयर करूँगी आप लोगों से फॉलेट ट्रैप हाइपोथेसिस की। पहले जो है वो क्लिनिकल इंडिकेशंस हम देख लेते हैं इसकी जो है विटामिन B12 की, ठीक है। फॉलेट ट्रैप हाइपोथेसिस की मैं सेपरेट वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी। इसमें आप अब हम अगर इधर बात करें क्लिनिकल इंडिकेशंस फॉर विटामिन B12 की, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पर्नीशियस एनीमिया की। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, ये आप जो है इस डायग्राम से जो है वो एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी। विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है ना, वो वैसे तो रेयर होती है, ठीक है, क्योंकि डाइट वगैरह से भी आप ले रहे होते हैं। लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है, अगर जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ना हो आपकी बॉडी में, अगर आप इनटेक कर भी रहे हैं बाहर से, लेकिन अगर वो बॉडी में ही एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो वो डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या होता है कि नॉर्मली जो आप डाइट के थ्रू जो है वो विटामिन B12 लेते हैं, वो एंटर होता है आपके पास इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पेराइटल सेल्स होते हैं, ये पेराइटल सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो IF है ना, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। ये जो पेराइटल सेल्स हैं, ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज करते हैं। अब बेसिकली क्या रोल है इस इंट्रिंसिक फैक्टर का, क्या होता है कि जो विटामिन B12 आप डाइट के थ्रू लेते हैं ना, वो जो है वो इंटेस्टाइन में आता है, और पहले तो आके यहाँ पर जो है वो अटैच कर जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच होने का पर्पस क्या है, जब तक विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स आपस में नहीं बनेगा, ठीक है, ये जो है आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मली बात मैं कर रही हूँ, ये पर्नीशियस एनीमिया की बात नहीं कर रही कि क्या होता है कि विटामिन B12 जो है वो आपने इनटेक किया, ठीक है, जो आपका स्टमक है वो उसके पेराइटल सेल जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज़ करते हैं, और विटामिन B12 इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉर्मल तो ये होता है। पर्नीशियस एनीमिया में अब क्या होता है कि आपके पास जो ये पेराइटल सेल्स है ना, इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो डेफिनेटली जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो आपके पास जो है विटामिन B12 ने किस तरह ट्रांसपोर्ट होना है, वो तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसका कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, और वो आपके पास जो है एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपरली। ये इसका पर्नीशियस एनीमिया का ओवरऑल जो है ओवरव्यू है। बाकी आप जो है इस सबको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मेरा वर्जन जो है, मेरे पास जो बुक का वर्जन है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास बेसिकली यहाँ पर ये जो एक और प्रोटीन, आर प्रोटीन का भी जिक्र होता है। तो बेसिकली वो भी जो है वो पहले आके उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है, और फिर वो आपकी बुक्स में होगा। आप जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वरना बाकी सारा यही है कि ये जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर ये जो ट्रांसपोर्ट करता है तो ल्यूमिन ऑफ गट में, यहाँ पर फिर जो है वो जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो बाहर ही रह जाता है। विटामिन B12 म्यूकोसल सेल्स के अंदर चला जाता है। म्यूकोसल सेल्स में से होकर वो ब्लड में एंटर हो जाता है, और वहाँ पर एक आपके पास B12 बाइंडिंग प्रोटीन होती है फिर जो उसको ट्रांसपोर्ट करवाती है जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो डेफिनेटली मैंने आपको बात की, हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो विटामिन B12 है ये हेमेटोपोइटिक है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, तो आपके पास डेफिनेटली जो है वो एनीमिया कॉज होगा। तो इस वजह से इसको पर्नीशियस एनीमिया जो है हम कह रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है इसमें आपके पास क्या होता है कि पेशेंट्स विद कोबालामिन डेफिशिएंसी आर यूजुअली एनीमिक, बट लेटर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज लेटर दैट दे शो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है इसमें ओवरऑल जो है इसमें ये बताया गया, बाकी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं विटामिन C के ऊपर, ठीक है। विटामिन C की अगर मैं बात करूं तो हम इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं विटामिन C को, ठीक है। क्या है कि आपके पास ये इसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, सबसे पहली बात एक्टिव फॉर्म है इसकी। मोर ओवर ये आपके पास विटामिन C किस चीज़ में इन्वॉल्व है, इसका सबसे
जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ना वो हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन ये करवाता है आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस में, ठीक है। मोर ओवर यहाँ पर क्या होता है, ये आपके पास जो है डिफरेंट इसके फंक्शंस बताए हुए हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, वाउंड हीलिंग में इन्वॉल्व होता है। विटामिन सी ऑल्सो फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये इसके फंक्शंस वगैरह बताए हुए हैं, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड से आपके पास जो है एक बड़ी मशहूर जो है वो डिजीज़ है स्कर्वी, स्कर्वी होती है। और उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है सोर एंड स्पॉन्जी गम्स हो जाते हैं, ठीक है। मसूड़े जो है वो फूल जाते हैं, उसमें से खून निकल जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, लूज टीथ, ठीक है। ब्लड वेसल जो है वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, मतलब कि आसानी से जो है वो लीकेज उसमें से हो सकती है, ठीक है। और मोर ओवर आपके पास जो है यहाँ पर ये क्या है कि मैनी ऑफ द डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर एक्सप्लेन बाय डेफिशिएंसी, हमने ऊपर बात की थी कि ये हाइड्रोक्सिलेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कोलेजन की। अब डेफिनेटली ये जो डेफिशिएंसी देखी गई है ना सिम्टम्स, ये क्यों हो देखे गए हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलेजन जो है ना वो प्रॉपरली नहीं होती, जिसकी वजह से डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन प्रॉपरली नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ये जो है वो देखने को मिलते हैं सिम्टम्स और डिजीज़ वगैरह, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करूँ तो विटामिन सी जो है वो अकेला जो है वो हमने देखा कि वो इतना यूज़फुल नहीं है। अलबत्ता उसको विटामिन सी को हम अगर विटामिन ई और बीटा कैरोटीन के साथ मिला के कम्बिनेशन में दें तो वो इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट क्रोनिक डिजीजेज सच एज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये क्रोनरी हार्ट डिजीजेज जो हो गए या सर्टन कैंसर की केसेस में आप ये कह सकते हैं कि अलोन विटामिन सी जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है मतलब डिजीजेज को ट्रीट करने में। हाँ, अलबत्ता विटामिन सी की डेफिशिएंसी वैसे अगर मैं बात करूँ तो वो आपके पास कर्वी वगैरह के तो ट्रीट कर सकती है, लेकिन जैसे मैं क्रोनिक डिजीजेज की स्पेसिफिकली बात करूँ, जिस तरह आपके पास हार्ट डिजीजेज हो गई या कैंसर्स हो गए, उनको ट्रीट करने के लिए ये अकेला जो है वो काफ़ी नहीं है। अगर हमने जो है वो कम्बिनेशन में इसको दें तो ये यूज़फुल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है पायरिडॉक्सिन की बात आ जाती है। पायरिडॉक्सिन आपके पास क्या है, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी 6 को कहते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। और इसको जो है हम कलेक्टिव टर्म्स मतलब पायरिडॉक्सिन में आपके पास आ जाता है विटामिन बी 6 में पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल और पायरिडॉक्सिल अमाइन, ठीक है। ये सारे जो हैं ये विटामिन बी 6, आप ये भी कह सकते हो विटामिन बी 6 जो है वो एक जनरल टर्म है और उसके अंदर जो है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल और पायरिडॉक्सामाइन आते हैं, ठीक है। ये सारे डेरिवेटिव्स हैं किसके, पायरिडीन के। नेक्स्ट इसमें जो इसकी एक्टिव फॉर्म है वो बताई हुई है, इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। और ये क्या करवाता है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या बताई हुई है कि ये जो पायरिडॉक्सिन है ये आपके पास प्लांट से आती है और जो पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सल अमाइन है वो आपके पास जो है वो एनिमल सोर्सेज से आती है, ठीक है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई हुई है। मोर ओवर इधर इन्होंने डिफरेंट रिएक्शंस बताए हुए हैं और उनकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं जिसमें जो है ये पायरिडॉक्सिन एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है विटामिन बी 6, जिस तरह ट्रांसअमाइनेशन, डीएमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कंडेंसेशन रिएक्शंस, और ये आगे इनकी एग्जांपल्स हैं। इन सारे रिएक्शंस में विटामिन बी 6 जो है वो इन्वॉल्व होता है एज अ कोएंजाइम। नेक्स्ट आपके पास क्लिनिकल इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो क्लिनिकल इंडिकेशंस में सबसे पहली बात के आइसोनियाजोइड, ये ड्रग है एक, ठीक है। आइसोनियाजोइड एक ड्रग है जो कि टीबी के पेशेंट्स को दी जाती है। अब क्या होता है कि ये आइसोनियाजोइड क्या करता है कि ये विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी करवाता है। हम कहते हैं ना हर ड्रग के कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होता है, तो ये जो टीबी को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रग, ये विटामिन 6 की डेफिशिएंसी करवा जाता है, विटामिन बी 6 की, ठीक है। अब वो किस तरह करवाता है कि हमेशा जो विटामिन है ना, वो कोई भी विटामिन है वो अपने बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में ही इस्तेमाल होती है। जैसे इधर मैंने बात की कि वो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, इसमें विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड थी, ठीक है, उस फॉर्म में ही वो इस्तेमाल होती है। अब ये आइसोनियाजाइड का क्या काम होता है, ये जाके ना करवा देती है इसकी जो है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है ना उसको इनएक्टिव करवा देती है। अब डेफिनेटली पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट तो इसकी एक्टिव फॉर्म है, इसको इनएक्टिव करवा देती है, तो फिर आपके पास जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इस वजह से जब हम टीबी के पेशेंट्स को आइसोनियाजाइड ड्रग देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं उसको फिर साथ साथ जो है ट्रीटमेंट में हम उसको सप्लीमेंटेशन भी देते हैं कि विटामिन बी 6 की सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि जो है वो डेफिशिएंसी को कंपनसेट किया जा सके। बाकी पायरिडॉक्सिन इज़ द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन विद सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी, इसकी जो है इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा जो है वो देखी गई है, जिसमें इन्होंने ये बात बताई हुई, ये ना आपकी जो है वो बुक्स में वेरी भी कर सकती है, ठीक है।
तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अकर एट इनटेक्स अबव 200 मिलीग्राम पर डे। 200 मिलीग्राम पर डे से अगर जो है वो इनटेक ज़्यादा कर ले तो आपके पास जो है वो टॉक्सिसिटी हो जाती है पायरोडॉक्सिन की, ठीक है। और डेफिनेटली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर सकती हैं आपकी बुक्स में, ठीक है। मेरे पास ओल्ड वर्जन है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो इस वजह से उस चीज़ से परेशान नहीं होना। अच्छा, थायमिन की बात करें जिसको विटामिन B1 भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन B1 की जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। हर विटामिन की ऑलमोस्ट जो है वो एक्टिव फॉर्म हमने देख ली है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखनी। थायमिन पायरोफॉस्फेट इसकी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। दूसरा, ये आपके पास कौन से रिएक्शंस को जो है वो करवाती है, दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को जो है वो उधर कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करती है। एक तो जो है ये आपके पास ये रिएक्शन ए और दूसरा बी। पहली बात तो ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म में उसका जो है ये रिएक्शन है। इसमें ये क्या करवाता है, राइबोस 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट करवा देता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। ये इस यहाँ पर ये जो है थायमिन पायरोफॉस्फेट इस्तेमाल हो रहा है, ये देखें थायमिन पायरोफॉस्फेट यूज़ हो रहा है एज अ को एंजाइम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज, और कोएंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट यूज होता है और वो प्रोड्यूस कर देते हैं क्या, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। एक तो ये रिएक्शन है जो आपके पास जो है ये कैटलाइज करवाता है। दूसरा जो रिएक्शन ये कैटलाइज करवाता है वो क्रैब साइकिल है, जो आपके पास या सिट्रिक एसिड साइकिल भी जिसको कहते हैं, ये आप लोग पढ़ के भी आए हुए एफएससी में। वो वाला रिएक्शन उसमें ये इन्वॉल्व होता है कि जब पायरोवेट को जो है वो कन्वर्ट करवाता है इनटू एसिटाइल कोए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ पर भी थायमिन पायरोफॉस्फेट एज अ कोएंजाइम यूज होता है, ठीक है। डेफिनेटली एसिटाइल कोए फिर जो बनता है वो फिर क्रैब साइकिल में एंटर होता है, ठीक है। वहाँ पर भी अगेन इट इज़ यूज्ड एज अ कोएंजाइम जब अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनाइल कोए। ये देखिए टीपीपी जो है वो यूज़ हुआ है थायमिन पायरोफॉस्फेट यहाँ पर और यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास जो है क्या होता है कि इसकी क्लिनिकल इंडिकेशंस हम अगर देख लेते हैं, तो क्लिनिकल इंडिकेशंस फॉर थायमिन में ये आपके पास जो है, अच्छा थायमिन की जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो है वो बेरी और वार्निक कार्सकोफ सिंड्रोम देखने को मिलता है। बेरी हमारे पास जो है वो वैसे दो किस्म की होती है, ड्राई और जो है वेट, ठीक है। तो इधर जो है मेरे पास जो वर्जन है उसमें इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन ड्राई और वेट दोनों होती हैं, आपकी बुक्स में होगा। वेट में जो है वेट बेरी में क्या होता है कि वो एडीमा कॉज करता है, और अगर ड्राई की बात करूँ तो वो आपके पास जो है स्किन इरेटेबिलिटी वगैरह कॉज करता है, और साथ में जो है वो इसके बाद डिसऑर्डर थिंकिंग जो है वो पैरालिसिस कॉज करता है, ठीक है। ये बेरी में हम, और ये कहाँ पर होती है बेरी जो लोग पॉलिश राइस खाते हैं। पॉलिश राइस का मतलब है कि वो आपके पास एक तो होते हैं ना कि रॉ फॉर्म में होता है, एक आपके पास पैकेट्स में जो है अवेलेबल होता है जिसको जो प्रोसेस किया जाता है, वो पॉलिश राइस होते हैं। तो उन लोगों में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है ये डिजीज़ बेरी। और इसमें क्या होता है, साइंस ऑफ इन्फेंटाइल बेरी इंक्लूड ट्रेकार्डिया, हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है इसमें ट्रेकिकार्डिया में, ठीक है। वॉमिटिंग ठीक है। कन्वोल्यूशंस क्या होते हैं, ये जो वहम आते हैं, ख्याल आते हैं उल्टे सीधे, वो इफ़ नॉट ट्रीटेड देन डेथ, ठीक है। मोर ओवर जो है इसमें आपके पास मैंने वही बात की कि ड्राई में या अडल्ट में स्किन इरेटेबिलिटी डिसऑर्डर थिंकिंग वगैरह आती है। वार्निक कार्सिकॉफ सिंड्रोम जो है वो क्यों जो है होता है, सबसे पहली बात ये एक्सेस ऑफ अल्कोहल, क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से होती है, ठीक है। एक्सेस ऑफ अल्कोहल की वजह से होती है। मोर ओवर इसमें क्या होता है आपके पास जो है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। अटैक्सिया होता है, जो है प्रॉपरली जो है वो चला फिरा नहीं जाता, ठीक है। जो है डगमगाना, जिसे कदम डगमगाना उसको कहते हैं। रिदमिक टू एंड फ्रो फॉर्मेशन मोशन ऑफ आई, ठीक है। आई बॉल जो है वो एक जगह रुकता नहीं है, वो घूमता ही रहता है उसमें, ठीक है। ये इसकी जो है वो ये वो है जिसे कहते हैं सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसका थायमिन का ओवरव्यू हो गया। नियासिन की बात करें तो आपने सुना हुआ है NAD और NADP वगैरह, तो वो नियासिन में आ जाते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो है अगर इसकी मैं एक्टिव फॉर्म की बात करूँ तो वो आपके पास NAD और अगेन NADP हैं, ठीक है। ये इसकी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके पास जो ये है नियासिन, ये आपके पास क्या है,
वन अगर आपके पास इधर ना शायद मेंशन नहीं है आपके पास वो वैल्यू, ये इस तरह होता है कि ट्रिप्टोफैन बिना सोर्स है नियासिन का, कि अगर आप के पास 60 मिलीग्राम आपके पास जो है वो ट्रिप्टोफैन होना तो वो 1 मिलीग्राम जो है नियासिन बनाता है। तो आप अगर नियासिन की मतलब ऐसी डाइट आप ले रहे हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन अगर आपके पास है तो वो भी आपके पास जो है नियासिन की कंपनसेशन नियासिन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर सकता है, ठीक है। ये इधर बात मेंशन नहीं है, न्यू वर्जन जो आपके पास होगा शायद उसमें मेंशनड हो ये बात, ठीक है। बाकी ये कि आपके पास NAD हो या NADP हो, अगर उसमें जो है वो एडिशन हो जाए हाइड्रोजन क्या, ठीक है, हाइड्रोजन आयन हाइड्राइड आयन की एडिशन हो गया तो वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है या NADPH में अगर NADP है। तो ये बेसिकली किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड हो रही हो तो वो उसकी रिडक्शन होती है, और किसी चीज़ में है अगर जो है हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा हो तो वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये बेसिकली NAD की रिडक्शन हुई है तो वो NADH बन गया है। और ये आपके पास जो है ये इधर इन्होंने बताया कि किस तरह आपके पास जो है वो फॉर्मेशन होती है NAD की और NADP की। निकोटेनिक एसिड को ही नियासिन कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरा आपके पास निकोटिनामाइड है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये कन्वर्ट होता है सबसे पहले NAD में, NAD की फिर फॉस्फोराइलेशन होती है ATP, फॉस्फेट ग्रुप डोनर होता है ना, ATP जब इसको देता है तो वो NADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी जो है वो सिंथेसिस का सिंपल बताया हुआ है। बाकी क्लिनिकल इंडिकेशंस की अगर बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नियासिन की बात करें तो ये आपके पास जो है अनरिफाइंड और इनरिच ग्रेन्स जैसे सीरियल व्हीट मिल्क वगैरह से मिलता है आपको, ठीक है। अब जो छल्ली होती है कॉर्न, उसमें क्या होता है कि वो आपके पास जो है डेफिशिएंसी करवाता है नियासिन की, ठीक है। क्या होता है कि उसमें तो जो है ना ट्रिप्टोफैन होते हैं और नियासिन होता है, तो वो जो है वो डेफिशिएंसी कॉज करवाता है आपके पास किसकी, नियासिन की। क्लिनिकल इंडिकेशंस की बात करें तो ये आपके पास जो है पिलाग्रा कॉज करता है। पिलाग्रा को आपने याद करना है डी से, ठीक है, 3D से। डी क्या क्या मतलब है कि ये कॉज करता है डर्माटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, और अगर अनट्रीटेड हो तो डेथ कॉज कर देती है। सारी चीज़ें डी से शुरू हो रही हैं तो इस वजह से ये डीज को हम कहेंगे, ठीक है। ये पिलाग्रा में होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये हाइपरलिपिडीमिया की ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ होता है नियासिन। अब नियासिन कैसे यूज़ होता है कि अगर जो है आप ले रहे हैं, अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या होता है कि अगर आप नियासिन की डोज लेते हैं 1.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा, ठीक है, इतनी से ज़्यादा लेते हैं तो ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती है लिपोलिसिस को। लिपोलिसिस का क्या मतलब है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन को जो है वो रोकती है। अब ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन बेसिकली इन्वॉल्व की लिपिड्स की जितनी ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है उतने ज़्यादा क्या होता है आपके पास जो है बॉडी में फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं। ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं ये इन टर्न जो है वो सिंथेसिस करवाते हैं आपके पास टैग्स की, ट्राइसल्ग्लिसरोल्स की सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। फिर ये जो ट्राइसल्ग्लिसरोल्स हैं ये आपके पास VLDL बनाते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आपके पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं LDL और HDL की, तो LDL आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और HDL आपके पास जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये VLDL बनाते हैं, VLDL से फिर आपके पास आगे से LDL बनता है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली LDL बनता है ये क्या है आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके पास हाइपरलिपिडीमिया कॉज कर रहा है। लिपिड्स का जो है वो लेवल इंक्रीज करवा रहा है ब्लड में। तो इस चीज़ को जो है अगर नियासिन हम लेते हैं तो वो तो लिपोलिसिस को इनहिबिट करवा देता है। लिपोलिसिस को इनहिबिट करवाएगा तो डेफिनेटली फ्री फैटी एसिड्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। फ्री फैटी एसिड्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो टैग्स की सिंथेसिस नहीं होगी, टैग्स की सिंथेसिस नहीं होगी तो डेफिनेटली LDL नहीं बनेगा, और आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो ये ट्रीटमेंट के तौर पे जो है वो यूज़ हो जाता है यहाँ पर। मोर ओवर जो है ये आपके पास ये इन्होंने बताया भी है कि टाइप 2 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया जो है उसको ट्रीट करने में जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि टाइप 2B हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया में क्या होता है कि VLDL और LDL का लेवल जो है एलिवेट कर जाता है। तो डेफिनेटली अगर हम नियासिन लेंगे तो वो जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पर जो है वो यूज़ हो सकता है इसके, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ राइबोफ्लेविन की आ जाती है विटामिन B2। इसमें हमने आपने जो FMN और FAD पढ़े हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में, वो बेसिकली राइबोफ्लेविन है, ठीक है। विटामिन B2 से जो है वो, और ये इसकी एक्टिव दो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स है ये FAD और FMN, ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म्स हो गई। मोर ओवर ये किस तरह फॉर्म होता है कि राइबोफ्लेविन जो आपने जो है वो डाइट से लिया है उसकी जो है वो ATP की प्रेजेंस में जो है वो होती है यहाँ पर एडिशन होती है या फॉस्फेट ग्रुप का, तो वो FMN में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसकी एक और दफ़ा उसमें ATP जो है वो ऐड होता है तो एक फॉस्फेट ग्रुप और अटैच होता है, तो ये फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई का मतलब दो,
ठीक है। तो इसमें वो ये उस तरह की इसकी फॉर्मेशन बताई हुई है, लेकिन इधर ये ख्याल रखना है कि इधर जो है वो ATP से पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है, ठीक है। पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो है एक मतलब आपके पास एडिशन जो हुआ है वो एक मोनोफॉस्फेट जो है वो एडिशन हुआ है उसका, ठीक है, एक। मोर ओवर यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि इसकी जो है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी इज नॉट एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज़, ठीक है। ह्यूमन डिजीजेज कॉज नहीं करती, लेकिन इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो इंक्लूड करती है डर्माटाइटिस, स्किन प्रॉब्लम को कहती है डर्माटाइटिस, चिलियोसिस। आपके पास क्या होता है, ये जो लिप्स के कॉर्नर्स हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं। मोर ओवर ग्लॉसिटिस, आपकी जो टंग है वो ब्लैक कलर, उसका ब्लैक पर्पलिश सा कलर हो जाता है, ठीक है। और जो है वो इसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो बायोटिन आ जाता है। बायोटिन आपके पास विटामिन B7 भी कहते हैं, ठीक है, इसको विटामिन B7 कहते हैं। और ये आपके पास कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, आपकी बॉडी में। दो मोर ओवर यहाँ पर क्या बताया गया है कि बायोटिन डेफिशिएंसी डज नॉट अकर नेचुरली बिकॉज द वाइटामिन इज, इसके ना सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अब इधर ना जो है बहुत सारी जगहों पे सोर्सेज मेंशन नहीं है, तो ये मैंने जो है वो लेक्चर में जो है, या आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सोर्सेज हर किसी के जो प्रिपेयर करने हैं। अब अगर हम बात करें ना बायोटिन की, तो अगर कहते हैं कि कच्चा अंडा जो है वो आपको नहीं खाना चाहिए, कि वो बायोटिन की जो है वो डेफिशिएंसी कॉज कर देता है, रॉ एग, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, जो रॉ एग वाइट होता है ना, उसमें एक प्रोटीन होती है विच इज़ नोन एज एविडिन, ठीक है। एविडिन एक प्रोटीन होती है, ये क्या करती है कि विटामिन B7 को अपने साथ बाइंड कर लेती है। डेफिनेटली अगर ये अपने साथ बाइंड कर लेगी तो वो बॉडी को अनअवेलेबल है, बॉडी विटामिन B7 को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि एविडिन ने इसको अपने साथ जो है वो अटैच कर लिया है, टाइटली बाइंड कर लिया है। तो इस वजह से जो है वो कहते हैं कि रॉ एग वाइट जो है वो अवॉइड करना चाहिए, कच्चे अंडा नहीं खाना चाहिए। ये जैसे बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं वो इनटेक करते हैं कच्चे अंडों की, तो ये उस केस में बात की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक कच्चा अंडा भी खाया तो उससे भी आपको हो गया। 20 एग्स पर डे वुड बी रिक्वायर्ड टू इंड्यूस अ डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर 20 अंडे आप पर डे खा रहे हैं, तो कच्चे अंडे, तो ये आपके पास जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन B7 की, ठीक है। मोर ओवर इसमें आपके पास जो है ये जो एविडिन है, एविडिन की बात मैंने कर दी है, ठीक है। इसमें ये हो गया। ये नेक्स्ट आपके पास जो है वो पेंटोथेनिक एसिड आ जाता है, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड में क्या है आपके पास, विटामिन B5 भी इसको कहते हैं, पेंटा से याद कर लें, पेंटोथेनिक, ठीक है। इसमें आपके पास जो पेंटोथेनिक एसिड है वो कोएंजाइम A का जो है वो जो है कंपोनेंट होता है। विटामिन जो B5 है वो कोएंजाइम A का काम का फंक्शन इसमें, सॉरी, उसका कंपोनेंट होता है। और इसमें सब सिर्फ जो बात याद रखने वाली है वो क्या है कि यह पेंटोथेनिक एसिड इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ ACP डोमेन ऑफ फैटी एसिड सिंथेज। फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम है, उसका भी पार्ट होता है विटामिन B5। मोर ओवर आपके पास जो है ये इसके सोर्सेज बताए हुए, एग्स, लिवर एंड यीस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। पेंटोथेनिक एसिड डेफिशिएंसी इज नॉट वेल करेक्टराइज्ड इन, इसकी कोई RDA भी नहीं है और इसकी जो है वो इतनी डेफिशिएंसी जो है वो नहीं देखी गई। इधर जो है इन्होंने बताया हुआ है, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि ये आपके पास कहाँ पर, ये जो कोएंजाइम A का हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो ये कहाँ पर कोएंजाइम में यूज़ होता है, सक्सिनाइल CoA में, फैटी साइल CoA की फॉर्मेशन में, एसिटाइल CoA में, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन से तो क्रैब साइकिल चलता है, और फिर वो मेजर सोर्स होता है आपके पास एनर्जी का, क्रैब साइकिल, ATPs की जनरेशन होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी, ठीक है। बाकी जो है ये इसका जो है ये स्ट्रक्चर वगैरह नहीं करना, ये भी इसका स्ट्रक्चर नहीं करना, ठीक है। मैंने ओवरव्यू जो है आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का आज दे दिया है, ठीक है। तो ये आप इधर से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है आपने प्रिपरेशन जो है वो सारी कैसे करनी है, सारी बुक से रीड आउट करना है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, फैट सॉल्युबल विटामिन्स का फिर मैं दे दूँगी नेक्स्ट।